इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं जो ईएम वेव है वो यदि कंडक्टर में ट्रैवल करती है तो उसकी जो इंटेंसिटी, सॉरी, उसका जो एम्पलीट्यूड है या इंटेंसिटी है उसकी वो कम होती जाती है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। और जो हम ईएम वेव, जो हमारी ईएम वेव है जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं कंडक्टर के ऊपर, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। वो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। देखो, जो कंडक्टर है वो उसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी हमें बताएगी कि वो जो कंडक्टर है वो एक अच्छा कंडक्टर है या एक बुरा कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो, और एक बैड गुड, जिसे हम गुड कंडक्टर कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंडक्टर को डिफ्रेंशिएट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे कंडक्टर को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो कंडक्टर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब जो मटेरियल है या तो वो दो, या तो वो कंडक्टिंग मटेरियल होगा जिसे हम गुड कंडक्टर कहेंगे, या वो बैड कंडक्टर होगा। बैड कंडक्टर या इंसुलेटर भी कह देते हैं जिसे हम बैड कंडक्टर। अब देखो, जो तुमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये हम पढ़ते आ रहे हैं भाई, वो कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। यदि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फिनेटिव कंडक्टिविटी है, तो वो गुड कंडक्टर होगा। यदि कंडक्टिविटी जीरो है तो वो बैड कंडक्टर होगा। ठीक है, लेकिन यही सिर्फ फैक्टर है जो डिसाइड नहीं करेगा भाई जो कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। ठीक है, उसमें और भी फैक्टर बहुत सारे होते हैं जो डिसाइड करते हैं। सिग्मा के अलावा एक क्वांटिटी और है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम एक ऐसा पैरामीटर है जिसे टो से लिखते हैं। ये भी डिसाइड करेगा कि जो कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। और एक पैरामीटर और है। ठीक है, यदि हम किसी कंडक्टर में से ईएम वेव पास करवाएं, किसी कंडक्टर में से ईएम वेव पास करवाएं, तो उस ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। कुछ ईएम वेव ऐसी होगी जिनके लिए कोई मटेरियल गुड कंडक्टर हो सकता है, कुछ ईएम वेव ऐसी होगी जिनके लिए जो मटेरियल है वो बैड कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, मटेरियल सेम है लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी अलग अलग हुई ईएम वेव की, तो कुछ मटेरियल के लिए वो गुड कंडक्टर भी हो सकता है और कुछ मटेरियल उसके लिए बैड कंडक्टर भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे तीन पैरामीटर है, एक सिग्मा है और रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, टाउ, और एक ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, जो टो है, रिलैक्सेशन टाइम, इसकी जो डेफिनेशन है वो है एप्सिलॉन बाय सिग्मा। जो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है? किसी भी कंडक्टर के रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है यदि उस कंडक्टर को हम फ्री चार्ज दें तो वो फ्री चार्ज कितने टाइम में उसके सरफेस पर आ जाते हैं, कितना टाइम लेते हैं सरफेस पर आने में। मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कितने टाइम में जीरो हो जाती है। ठीक है, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है कंडक्टर की वो कितने टाइम में जीरो हो जाती है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू मेक दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो। मतलब उसको कितना टाइम लगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को जीरो होने में, वो होगा यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर होगा तो उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू जीरो होगी। बहुत ही ख़राब कंडक्टर होगा उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होने में हमें समय लगेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझ लो ना, जो अंदर वॉल्यूम के अंदर चार्ज है वो सरफेस पे आने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये अलग अलग पैरामीटर है। ठीक है, तो ये जो टो है रिलैक्सेशन टाइम, इसकी जो डेफिनेशन है वो है एप्सिलॉन बाय सिग्मा। ठीक है, देखो ये कैसे आया एप्सिलॉन बाय सिग्मा? हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन से, जब हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये जो टो है ये एप्सिलॉन बाय सिग्मा कैसे आया? देखो, हम जब कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ रहे थे, जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखी थी, एक डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू जीरो। और इस इक्वेशन से हमने रो की वैल्यू कैलकुलेट की थी, एक क्वेश्चन किया था हमने, तुम्हें याद होगा तो। ठीक है, यहाँ पे हमने जे को सिग्मा ही लिखा था। ठीक है, जे को सिग्मा ही लिखा था, डेल डॉट सिग्मा ई डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू जीरो। डेल डॉट ई को हमने रो बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा था।
या मीडियम है तो एप्सिलॉन लिख दिया था, डेल रो बाय डेल टी। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमारे पास ये आया था डेल रो बाय रो माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन डी टी। इसको सॉल्व किया था हमने, इसको सॉल्व करके ये क्या आया था, एल एन रो माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। जब इसको सॉल्व किया था हमने, ये आया था रो नॉट ई की पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन टी। ठीक है, तो कितने ये है डेंसिटी, जो वॉल्यूम डेंसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, वो कैसे डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, जो टो होगा वो होगा एप्सिलॉन बाय सिग्मा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, रो नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टो। ठीक है, ये रिलैक्सेशन टाइम होगा हमारे पास एप्सिलॉन बाय सिग्मा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना तो। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करता है उसकी कंडक्टिविटी। देखो, कंडक्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में भी एक हमारे पास एक रिलेशन है। ठीक है, कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा, और कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा लो होगी रिलैक्सेशन टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी ईएम वेव के लिए कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर होगा और कौन सा मटेरियल वेव कंडक्टर होगा फॉर एन ईएम वेव। ठीक है, तो देखो, यदि मान लो ईएम वेव है हमारे पास, ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, ईएम वेव है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है। ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है। यदि जो रिलैक्सेशन टाइम है टो, इसकी वैल्यू 1/ओमेगा से बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब ये कह सकते हैं हम, जो ईएम वेव का जो टाइम पीरियड है, जो ओसिलेशन का टाइम पीरियड है, ईएम वेव के ओसिलेशन का जो टाइम पीरियड है, ईएम वेव की एक फ्रीक्वेंसी है तो इसके ओसिलेशन का भी टाइम पीरियड होगा। ईएम वेव के ओसिलेशन का जो टाइम पीरियड है इससे काफ़ी स्मॉल है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ईएम वेव जितने टाइम में ओसिलेट कर रही है, ठीक है, उससे बहुत ही स्मॉल टाइम में जो चार्ज है वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा कंडक्टर होगा वो एक गुड कंडक्टर होगा। ये हमारे पास जो कंडक्टर होगा वो गुड कंडक्टर होगा। और टो को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाय सिग्मा लेस देन 1/ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा ओमेगा बाय एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, उल्टा लिख दिया क्या, सिग्मा बाय, एक सेकेंड, हाँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये हमारी कंडीशन होगी गुड कंडक्टर की। ठीक है, और बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर के केस में जो टो की वैल्यू, रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, ईएम वेव की जो टाइम है, ईएम वेव का जो टाइम है उससे रिलैक्सेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा वेरी वेरी लेस देन 1। ये होगा हमारे पास बैड कंडक्टर। ठीक है, तो जो कंडक्टर है वो बैड होगा, गुड होगा, सिर्फ उसकी कंडक्टिविटी या उसके रिलैक्सेशन टाइम पर ही डिपेंड नहीं करता, वो उसके जो ईएम वेव है, पर्टिकुलर ईएम वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसका क्या टाइम पीरियड है, उस ईएम वेव के जो ओसिलेशन का जो टाइम पीरियड है उस पे भी वो। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी हम कह देते हैं, या वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी इन गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर के अंदर फेज वेलोसिटी क्या होगी वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, फेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा बाय अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमें पता है ओमेगा एप्सिलॉन म्यू बाय 2 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। यदि हम गुड कंडक्टर की बात करें, गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, तो 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन म्यू बाय 2, 1 को नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है, दोनों 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, पहले यहाँ अंदर वाले 1 को नेगलेक्ट कर देंगे, फिर रूट से वो हटेगा, फिर दोबारा यहाँ पे पावर हाफ आ जाएगी हमारे पास बाहर। ठीक है,
यहाँ से देख सकते हो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास सिग्मा म्यू ओमेगा बाय 2। ये हमारे पास अल्फ़ा होगा, सिग्मा म्यू ओमेगा बाय 2, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आएगी गुड कंडक्टर के लिए, ओमेगा बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा वही है हमारे पास सिग्मा म्यू ओमेगा बाय √2, तो ये आ जाएगा √2 ओमेगा बाय सिग्मा। ये हमारे पास वेलोसिटी होगी गुड कंडक्टर के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना तुम, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी ये भी तुम याद रखना गुड कंडक्टर के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम बीटा भी देख सकते हैं, जो बीटा की वैल्यू होगी वो भी सेम ही होगी गुड कंडक्टर के लिए, क्योंकि बीटा में अल्फ़ा और बीटा में डिफरेंस क्या है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो बीटा होगा वो क्या होगा हमारे पास, ओमेगा एप्सिलॉन म्यू बाय 2 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर -1। तो वही गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन बहुत ज़्यादा लार्ज है, 1 से 1 से बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो वही 1 नेगलेक्ट कर देंगे तो सेम ही आएगा बीटा भी, जो अल्फ़ा आ रहा है और बीटा आ रहा है दोनों क्वांटिटी सेम आएगी हमारे पास। ठीक है, तो बीटा भी हमारे पास सेम होगा गुड कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो बीटा और अल्फ़ा सेम है और वेलोसिटी होगी 2 ओमेगा बाय सिग्मा म्यू। ये फॉर्मूले तुम थोड़े से याद रखना। ठीक है, बैड कंडक्टर के लिए हम बात करें, बैड कंडक्टर के लिए देखो हमारे पास जो कंडीशन है सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा <1 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा 1 से कम है बैड कंडक्टर के लिए। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है वहीं से देखो, ओमेगा एप्सिलॉन म्यू बाय 2, और बैड कंडक्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, 1 से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 के कंपैरिजन में इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये आएगा 1 + 1 पावर हाफ है ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओमेगा, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आएगी बैड कंडक्टर के लिए, ओमेगा बाय अल्फ़ा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन में। ये वही सेम वेलोसिटी है जो हम बैड कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी टाइप की वेलोसिटी होगी, और बीटा 0 होगा यहाँ पे, 1 - 1 बीटा की वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, बैड कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्किन डेप्थ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है स्किन डेप्थ, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है स्किन डेप्थ से। स्किन डेप्थ क्या है, देखो स्किन डेप्थ का यहाँ पे मतलब है, हमने ये देखा था भाई कोई भी ईएम वेव जब कंडक्टर के अंदर पास करेगी तो उसका एम्पलीट्यूड है, ये ईएम वेव है कंडक्टर के अंदर पास करेगी तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार डिक्रीज़ होगा। और कैसे डिक्रीज़ होगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, E0 e की पावर माइनस बीटा n कैप डॉट r वेक्टर, और यहाँ पे था हमारे पास e की पावर आयोटा अल्फ़ा n कैप डॉट r माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने ऐसे डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। यदि हम n कैप को एक पर्टिकुलर z डायरेक्शन की बात करें, n कैप हमारी मान लो z डायरेक्शन है, z कैप डायरेक्शन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी E0 e की पावर माइनस बीटा z n कैप डॉट r कैप कर लेना, r कैप r वेक्टर हमारे पास x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, और n कैप को हम यदि k कैप माने, क्योंकि z डायरेक्शन में यदि वेव ट्रैवल कर रही है तो हमारे पास ये ओनली z बचेगा। n कैप डॉट r वेक्टर करोगे तो हमारे पास z बचेगा। ठीक है, सिमिलरली अल्फ़ा z माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे डिक्रीज़ कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कैसे स्पेस के साथ जेड के साथ डिक्रीज़ कर रहा है। मान लो ये हमारे पास ये इस टाइप का कंडक्टर ले लेते हैं हम, और ये हमारा ओरिजिन है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन है थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये जेड, इसको मान लो ये पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ईएम वेव इधर से ट्रैवल कर रही है ऐसे,
ये जेड इक्वल टू 0 डिस्टेंस है। जैसे जैसे ये वेव अंदर जाएगी उसका एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जेड के साथ डिक्रीज होगा, टाइम के साथ बात नहीं कर रहे हम, जेड के साथ स्पेस के साथ डिक्रीज होगा। तो वो जो डिक्रीमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, बीटा पर। ठीक है, तो कितना डिक्रीज होगा, यदि वो उसका 1/e हो जाता है, कौन सी डिस्टेंस पे कितनी दूरी पर जाके जेड की कौन सी वैल्यू पर जाके वो 1/e हो जाता है, उसे हम कहेंगे स्किन डेप्थ। ठीक है, स्किन डेप्थ एक ऐसी डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसकी डेफिनेशन। ठीक है, स्किन डेप्थ एक ऐसी डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड अपने ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का 1/e हो जाता है। तो वो डिस्टेंस कौन सी होगी, यदि हम वो उस डिस्टेंस को हम यदि डेल्टा माने, उस डिस्टेंस को हम डेल्टा माने, ठीक है, वो डेल्टा क्या होगा, वो डेल्टा 1/बीटा होगा। ठीक है, वो डेल्टा क्या होगा, यदि जेड की जगह हम 1/बीटा पुट करेंगे, ठीक है, जेड की जगह हम डेल्टा पुट करेंगे, 1/बीटा पुट करेंगे, तो एम्पलीट्यूड 1/e हो जाएगा। ठीक है, तो स्किन डेप्थ को हमने लिख दिया, ये हमारा स्किन डेप्थ की डेफिनेशन होगी 1/बीटा। कौन सी डिस्टेंस पे जो एम्पलीट्यूड है वो 1/e, समझ आ रही है ये बात, किस डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड 1/e हो जाता है, तो ये हमारी स्किन डेप्थ होगी। तो 1/बीटा, ठीक है, यदि बीटा कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो हमारी स्किन डेप्थ निकल के आ जाएगी। यदि गुड कंडक्टर की हम बात करें, यदि ये जो कंडक्टर है वो गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर का मतलब ईएम वेव, उस पर्टिकुलर ईएम वेव के लिए वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वो सब उन सबको हमने कंसिडर किया, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हमने कंसिडर किया। तो हमने गुड कंडक्टर के लिए भाई बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की थी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे। गुड कंडक्टर के लिए ये आया था हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा सेम आया था, सिग्मा म्यू ओमेगा बाय रूट में सिग्मा म्यू ओमेगा बाय 2। तो स्किन डेप्थ क्या हो जाएगी, वो इसको 1/बीटा हो जाएगी। ये हमारे पास स्किन डेप्थ होगी गुड कंडक्टर के लिए। ठीक है, ये गुड कंडक्टर के लिए हमारे पास स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होगा। यदि हम बैड कंडक्टर की बात करें, बैड कंडक्टर के लिए हम बात करें, देखो बैड कंडक्टर के लिए क्या होगा, बैड कंडक्टर के लिए जो बीटा की वैल्यू है वो 0 होगी। इसका मतलब जो डेल्टा है स्किन डेप्थ है वो इन्फिनेटिव होगी। इन्फिनेटिव होने का मतलब है, स्किन डेप्थ इन्फिनेटिव होने का मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डिक्रीज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सीधा पास कर रहा है बिना डिक्रीज हुए, एम्पलीट्यूड बिना डिक्रीज हुए वो सीधा पास कर रहा है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है। और ये जो स्किन डेप्थ है किस पे डिपेंड करती है, देखो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, सिग्मा पे भी डिपेंड करता है, और म्यू पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो म्यू है, जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी, ठीक है, म्यू और इसको एप्सिलॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हो तुम, म्यू और एप्सिलॉन में हमें रिलेशन पता है। यदि वी वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है, देखो इसको वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो तुम। यहाँ पे वेलोसिटी हमने गुड कंडक्टर के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, यहाँ पे ये वेलोसिटी है इसमें, और तुम एक रिलेशन बना लेना सिग्मा, इसमें स्किन डेप्थ में, ये तुम होमवर्क कर लेना, अपने आप रिलेशन बना लेना। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, होमवर्क है ये क्योंकि यूज़फुल होगा ये रिलेशन तुम्हारे लिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन गुड कंडक्टर और स्किन डेप्थ, इन दोनों में एक रिलेशन बनाना तुम, क्या रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल रिलेशन होगा ये। देखो क्योंकि वेलोसिटी भी हमारा कुछ पैरामीटर है, सिग्मा वगैरह उन पर डिपेंड करती है। ये देखो वेलोसिटी 2 ओमेगा बाय सिग्मा में ऊपर डिपेंड करती है। और यदि इसमें हम एक और केस डिस्कस करें, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के अलावा, हम एक ऐसे मटेरियल की बात करें जिसकी कंडक्टिविटी फाइनाइट हो। ठीक है, फाइनाइट कंडक्टिविटी, एक ऐसा मटेरियल, या जिसको सेमीकंडक्टर कह सकते हैं हम, सेमीकंडक्टर, जिसकी जो ना तो गुड कंडक्टर है ना बैड कंडक्टर है, जिसकी कंडक्टिविटी फाइनाइट हो। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्किन डेप्थ होगी। जितना कंडक्टर में एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करा उतना तेज़ी से नहीं करेगा, बहुत स्लो डिक्रीज़ करेगा।
इस केस में बीटा की वैल्यू क्या होगी? बीटा का हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा एप्सिलॉन म्यू बाय 2 1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, पावर हाफ। और कंडक्टिविटी है वो फाइनाइट कंडक्टिविटी है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, ये इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर हाफ है 1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर की पावर हाफ है, ठीक है। और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो ये क्वांटिटी 1 से बहुत ज़्यादा लेस है, तो हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस जो माइनस एक यहाँ पे -1 है वो साथ में आ जाएगा यहाँ पे, हाफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर -1 की पावर हाफ, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हाफ से ओमेगा एप्सिलॉन म्यू बाय 2, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा और √2 एक नीचे आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा बाहर आ जाएगा हमारे पास और सिग्मा बाय 2 नीचे आ जाएगा, यह है एप्सिलॉन म्यू और बाय एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाय 2 म्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है, ये बीटा आ जाएगा। तो हमारे पास स्किन डेप्थ जो होगी फॉर फाइनाइट कंडक्टिविटी 1 बाय बीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बाय सिग्मा एप्सिलॉन बाय म्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास स्किन डेप्थ होगी फॉर फाइनाइट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला भी तुम याद रखना। अभी तक हमने डिस्कस किया था, हमने स्किन डेप्थ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्किन डेप्थ के बारे में डिस्कस किया था। स्किन डेप्थ में हमने गुड कंडक्टर के लिए, बैड कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर या जो नॉर्मल कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी फाइनाइट है, ठीक है, उसके लिए हमने स्किन डेप्थ का फॉर्मूला निकाला था, वो तुम याद भी रखना, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले थे। गुड कंडक्टर, देखो ये गुड कंडक्टर के लिए था 2 बाय सिग्मा म्यू ओमेगा रूट, बैड कंडक्टर के लिए इन्फिनाइट होगा स्किन डेप्थ, और जो हमारा फाइनाइट कंडक्टिविटी मटेरियल था, सेमी कंडक्टर था, उसके लिए ये स्किन डेप्थ का फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले अलग से लिख लेना साइड में, और इनको दोनों फॉर्मूले, एक तो इन्फिनिटी भी है, और इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड B, फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड B। अब देखो फेज डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करें, देखो फेज डिफरेंस हमें बताएगा इम्पीडेंस, ठीक है, हमने ये डिस्कस भी किया था। जो इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे हमने इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस डिस्कस किया था, वैसे ही इम्पीडेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल होगा, ये हमें बताएगा फेज डिफरेंस के बारे में। अब देखो इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E/H, ठीक है, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H को B की फॉर्म में लिख सकते हैं हम H को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो E/B होगा, E/B होगा, वो होगा वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी के इक्वल, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। मीडियम में E/B का जो रेशियो होगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगा ω/K, ω/K। लेकिन यहाँ पे जो K है, ठीक है, यहाँ पे जो K है ये कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, बात आ रही है समझ में। यहाँ पे जो K है वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, इमेजिनरी क्वांटिटी इसका मतलब म्यू E/B को हम ω/K लिख देंगे, और K इमेजिनरी क्वांटिटी है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, K है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। तो K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो Z होगा वो भी एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, वो भी एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम फेज में नहीं होंगे। यदि
जेड रियल क्वांटिटी होती, ये हमने डिस्कस भी किया था, जैसे ईएम वेव इन फ्री स्पेस और ईएम वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वहाँ पे जेड था वो रियल क्वांटिटी था। रियल क्वांटिटी के केस में हमारे पास ई और बी है वो सेम फेज में होंगे, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन जब जेड इमेजिनरी क्वांटिटी है तो ई और बी सेम फेज में नहीं होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ई और बी है इन कंडक्टिंग मटेरियल, इन कंडक्टिंग मटेरियल E and B will be out of phase, फेज में नहीं होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो K है हमारे पास वो है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड R e की पावर आयोटा 5। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं R e की पावर आयोटा 5 फेज होगा। ठीक है, और R होगा यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या इसको हम R ना लिखो तो K का मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है, ये हमारे पास K कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, यहाँ पे K का मैग्नीट्यूड, R ना लिख के K का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो तुम, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर e की पावर आयोटा 5, ये हमारे पास K आ जाएगा। ठीक है, और ये K का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, जो R है हमारे पास, जो रियल क्वांटिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फ़ा है हमें पता है, यहाँ पे अल्फ़ा है ओमेगा एप्सिलॉन म्यू बाय 2 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ। ऐसे ही बीटा आ जाएगा हमारे पास, बीटा भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एप्सिलॉन म्यू बाय 2 1 प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। ये अल्फ़ा और बीटा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जो फेज होगा 5 वो होगा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक है, जो फेज होगा वो होगा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास फेज होगा। और इस फेज की वैल्यू यदि हम गुड कंडक्टर की बात करें, यदि हम गुड कंडक्टर की बात करें, ठीक है, यदि हम गुड कंडक्टर की बात करें तो फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी। उस केस में अल्फ़ा और बीटा सेम होंगे। गुड कंडक्टर के केस में हमने डिस्कस किया है अल्फ़ा और बीटा है वो दोनों सेम होंगे, क्योंकि सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू है वो इन्फिनिटिव होगी, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो उस केस में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा सेम आएगा। अल्फ़ा और बीटा सेम आने का मतलब है जो tan स्क्वायर, यहाँ पे बीटा अल्फ़ा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसका होगा 45। ठीक है, जो फेज डिफरेंस होगा वो 45 डिग्री का होगा। गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 45 डिग्री का होगा। और बैड कंडक्टर की बात करें, बैड कंडक्टर की बात करें तो बैड कंडक्टर के केस में, बैड कंडक्टर के केस में बीटा 0 होगा हमारे पास। ठीक है, बीटा 0 होगा तो फाई क्या होगा tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 किसका होता है साइन 0 का, तो फेज डिफरेंस 0 का। और ये हमने डिस्कस भी किया है भाई, बैड कंडक्टर मतलब हमारा जो इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें फेज डिफरेंस हमारा 0 होता है। ठीक है, और बाकी यदि हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। ठीक है, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करें। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो मैक्सवेल इक्वेशन से K क्रॉस E बाय ओमेगा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से, K क्रॉस E बाय ओमेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से हमें थोड़ा सा फेज़ का भी आइडिया लग जाएगा कैसे वो आउट ऑफ फेज़ है। यदि हम माने जो K है वो Z डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा X डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली K क्रॉस E करेंगे तो Y डायरेक्शन में आएगा, तो इसको लिख देंगे KE बाय ओमेगा
वाई कैप, ऐसे लिख सकते हैं हम। के हमारे पास आर ई की पावर आयोटा फाई लिख सकते हैं हम, के को लिख सकते हैं आर ई की पावर आयोटा फाई, ठीक है। और इसको लिख देंगे हम ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देंगे ई नॉट ई की पावर माइनस बीटा एन कैप डॉट आर वेक्टर, ठीक है। और ई की पावर आयोटा अल्फ़ा एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये लिख दिया हमने। और के की जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट ई नॉट ई की पावर माइनस बीटा एन कैप डॉट आर वेक्टर, ठीक है। या इसको यदि हम जेड डायरेक्शन कंसिडर करें एन कैप को, तो ये बीटा जेड आ जाएगा डायरेक्ट, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा एन कैप डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे ओमेगा आएगा यहाँ पे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को हम रूट में इनको स्क्वायर करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है, इनका स्क्वायर करोगे तुम, ये एक्चुअल में जो हमारा फेज वेक्टर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये एक्चुअल में हमारी जो हमारा के है उसका मैग्नीट्यूड है, के का मैग्नीट्यूड है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जो के का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, तुम ये कर लेना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये जो टर्म आएगी ये के का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में, जिसको मैंने आर से लिखा है, ठीक है। ये जो टर्म आएगी हमारे पास ये आएगी ओमेगा एप्सिलॉन म्यू 1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर की पावर 1/4, ये आएगा हमारे पास। जो आर आएगा के का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास ये आएगा, ये टर्म याद रखना तो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा हमारे पास, देखो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये वाई कैप डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन म्यू 1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर की पावर 1/4 और ई नॉट ई की पावर, देखो इसका भी एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे, और फेज डिफरेंस तो है ही, फेज डिफरेंस होने के साथ साथ एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो ई नॉट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये कंप्लीट है, ठीक है। जो बी नॉट है हमारे पास वो क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन म्यू 1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर। कंडक्टिंग मीडियम के अंदर की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिंग मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो ये होगा, ठीक है। मतलब और ये क्वांटिटी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा होगा कंडक्टिंग मीडियम के अंदर, वो सिग्मा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा वहाँ पे, देखो माइनस बीटा एन डॉट आर आ रहा है यहाँ पे, माइनस जेड के साथ डिक्रीज करेगा जैसे जैसे अंदर जाएगा कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये कंडक्टिंग मटेरियल है इस साइड में हमारे पास, जैसे ईएम वेव ट्रैवल करेगी और अंदर जाएगी तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड का भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत ही कम डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा हाई है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जल्दी से डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना जल्दी डिक्रीज नहीं करेगा। और यहाँ से एक और बात भी समझ आ रही है हमें कि हम फेज डिफरेंस का फॉर्मूला देख के ये बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5 फेज डिफरेंस पीछे रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5 फेज डिफरेंस पीछे रहेगा या लैग करेगा, 5 फेज डिफरेंस लैगिंग बिहाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 5 फेज डिफरेंस वो पीछे रहेगा, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और एम्पलीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ से हम बता सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं जो हमें पता है जो एनर्जी डेंसिटी है कंडक्टिंग मीडियम के अंदर, एनर्जी डेंसिटी 2 टाइप की एनर्जी डेंसिटी है, एक तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी
ठीक है, जिसको हम म्यू एम से लिख देते हैं, हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर या हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर। और एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी हाफ ई नॉट एच, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये दो एनर्जी डेंसिटी होगी। तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हम बता सकते हैं भाई एम्पलीट्यूड एच का ज़्यादा है, ई का एम्पलीट्यूड कम है। तो इस केस में हम कह सकते हैं जो म्यू एम होगा हमारे पास वो म्यू ई से काफ़ी ज़्यादा होगा। और ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, एम्पलीट्यूड है दोनों का तुम्हारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड तो ई नॉट है और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो जो एनर्जी डेंसिटी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी से। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जैसे ये हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है, ये ईएम वेव ट्रैवल कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेट करेगा ये, यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं बनाया मैंने, यहाँ पे ऑसिलेशन भी होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी सेम होगी वैक्यूम में दोनों की। यहाँ पे म्यू एम कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर म्यू एम है वो म्यू ई से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ और है। ठीक है, ईएम वेव इन कंडक्टिंग मटेरियल। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें पॉइंटिंग वेक्टर। देखो पॉइंटिंग वेक्टर की जो सिंपल डेफिनेशन है, एस से लिखते हैं हम ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट, या सॉरी ई क्रॉस बी बाय म्यू लिखेंगे, मीडियम है। ठीक, ई क्रॉस बी बाय म्यू, ये हमारे पास सिंपल पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई बी बाय म्यू जेड कैप डायरेक्शन, क्योंकि ये जेड कैप डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ई और बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई जो बी बाय ई होगा वो होगा हमारे पास के बाय ओमेगा। और के हमें पता है, यहाँ पे के का हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जो आर से हम लिख रहे थे जिसको। ठीक है, के का जो मैग्नीट्यूड हमने लिखा था यहाँ पे देखो, के का मैग्नीट्यूड क्या था, ये था हमारे पास के का मैग्नीट्यूड, ये वाला के का मैग्नीट्यूड था जो आर से हम लिख रहे थे, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बी बाय ई में तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन म्यू 1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर की पावर 1/4। ठीक है, ये हमारे पास बी बाय ई आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ई स्क्वायर बन जाएगा। तो ई स्क्वायर बाय म्यू बी बाय ई को हम ये पुट कर देंगे, एप्सिलॉन म्यू 1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर 1/4। ठीक है, ये आ गया। अब ई स्क्वायर हमें पता है, इसको हम एप्सिलॉन बाय म्यू लिख सकते हैं 1 प्लस सिग्मा एप्सिलॉन ओमेगा होल स्क्वायर की पावर 1/4। ई स्क्वायर हमें पता है ई नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 बीटा जेड ई की पावर -2 आयोटा अल्फ़ा जेड माइनस ओमेगा टी, ये आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि स्क्वायर है तो ई नॉट स्क्वायर ई की पावर -2 बीटा जेड प्लस आएगा ये +2 आयोटा अल्फ़ा जेड माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर होगा और ये जेड कैप डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे देखो जो पॉइंटिंग वेक्टर है, जो एनर्जी फ्लक्स है वो किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, ई की पावर -2 बीटा जेड। ठीक है, यहाँ पे ई की पावर -2 बीटा जेड आ रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड था वो कैसे डिक्रीज कर रहा था, ई की पावर -बीटा जेड से। मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रहा था ई की पावर -बीटा जेड से, लेकिन जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो ई क्रॉस बी होगा तो डिक्रीज करेगा ई की पावर -2 बीटा जेड से। ये तुम थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और ये जो बाकी टर्म होगी यहाँ पे, ये पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ये बाकी जो टर्म है ये पॉइंटिंग वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इसको यदि हम स्किन डेप्थ की फॉर्म में लिखना है, स्किन डेप्थ की फॉर्म में आ जाएगा -z/डेल्टा, बी आ जाएगा ई की पावर -z/डेल्टा, और एस आ जाएगा ई की पावर -2z/डेल्टा। ये आ जाएगा हमारे पास स्किन डेप्थ की फॉर्म में, डेल्टा यहाँ पे 1/बीटा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट कर लेना और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पे अपने आप से राउंड लगा लेना
और इम्पोर्टेंट फार्मूला एक बार थोड़ा सा साइड में लिख लेना तुम, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला को एक बार साइड में लिख लेना। ये कंप्लीट ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम है।